हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो एमपी बोर्ड का है, जो एनसीईआरटी का है चैप्टर 1 में क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। उसका हम लोग कर लिए थे प्रश्नावली 1 का उदाहरण और एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूरा कर लिए थे। अब करने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2। क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.2 के सारे उदाहरण के सवाल करेंगे। इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 में है एक प्रमेय है, और उस प्रमेय को लेकर के हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको उस प्रमेय को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए उस प्रमेय को देखते हैं। तो देखिए, प्रमेय मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। प्रमेय 1.2, मान लीजिए एम एक अभाज्य संख्या है। क्या बोला है, एम एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें खुद के अलावा और किस संख्या में भाग नहीं जाती, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एम क्या है, इसमें अभाज्य संख्या है। यदि एम पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या लिखा है, यदि एम पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो एम पी को भी विभाजित करेगी, जहाँ पी एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या बोल रहा है, पी क्या है हमारा, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है एम पी स्क्वायर को विभाजित करती है। क्या बोला, पी एम पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो एम पी को भी विभाजित करेगा, एम पी को भी विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पर यही कहना चाह रहा है। देखिए, एम पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो एम पी को भी विभाजित करेगा। जैसे कि चलिए समझते हैं आसानी से इसको। जैसे देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, अगर 20 स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, 20 स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, 20 स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो देखिए अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो ये भी 5 से विभाजित होगा। यही कहना चाह रहा है, समझ गए। देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझे। इसको मान लीजिए पी और ये एम है, एम पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अगर वर्ग को हटा देंगे तो भी ये विभाजित करेगा। यही हमारा ये प्रमेय कह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं, स्क्वायर को हटाने पर भी वो संख्या 5 से विभाजित होगी, कोई भी संख्या रहे। और यहाँ पर p क्या है, ये जो p है ऊपर में, ये क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो यही कह रहा है प्रमेय। तो इस प्रमेय को हमको याद करना है, और ये प्रमेय हमको अभी जब सॉल्व करेंगे तो काम आएगा। तो इसको बस याद रखिएगा, अगर 20 स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो 20 5 से भी विभाजित होगा, यही कह रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस प्रमेय को समझ गए होंगे। इस प्रमेय को पता होना चाहिए, तभी हमारा आगे का सवाल बनेगा। तो चलिए, एक यहाँ पर हमारा प्रमेय 1.3 बुक में दिया हुआ है। तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारे पास में बुक में दिया है प्रमेय 1.3। इसकी मदद से हम लोग समझेंगे कि कैसे सिद्ध करना है हमको। √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो √2 है इसको हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको तो सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना पड़ेगा, अंडर रूट एक नहीं, √2 क्या है, परिमेय संख्या है। और हमारे पास में इसको मानेंगे और परिमेय संख्या है तो उसकी कंडीशन लिखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा कि जो माने थे वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत होने के कारण हमको फिर से वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको हम लोग पूरा उल्टा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पूरा उल्टा। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माना √2 एक परिमेय संख्या। देखिए मैंने मान लिया परिमेय संख्या है, ठीक है, मान के हो गया हमारा। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो हम क्या लिखते हैं, अतः देखिए, अतः माना √2 बराबर p/q। क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं हम लोग, p/q के रूप में लिखते हैं। जब हम लोग मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग इसके बराबर में लिख सकते हैं ना, p/q के रूप में। तो देखिए जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और
Q दोनों सहभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर देखिए एक नया चीज़ आ गया। क्या आ गया नया चीज़? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होता है? ये तो पूर्णांक ही होता है, ठीक है, कोई दशमलव नहीं होता। तो चलिए इसको कैसे समझेंगे हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो देखिए सहभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिनका HCF क्या हो? केवल और केवल एक हो। क्या हो? HCF केवल और केवल एक हो गुणनखंड पर। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 4 और 5 को देखिए ये 4 और 5 आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें देखिए इसका अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे हम लोग 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 लिखेंगे ना, और 5 को तो केवल 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना कुछ भी। तो देखिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, सब अलग अलग है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 5 है तो ऊपर में 5 नहीं है, मतलब कॉमन इसके गुणा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके गुणा में भी 1। तो कॉमन सिर्फ हमारे पास में 1 आ रहा है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा हमारे पास में? 1 हो जाएगा। जिनका HCF केवल और केवल 1 आता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सहभाज्य संख्या पता हो गया होगा। और सहभाज्य संख्या हमेशा क्या होता है? पूर्णांक होता है, दशमलव में कभी नहीं होता है। तो हम लोग क्या माने हैं? √2 किसके बराबर हो जाएगा? P/Q, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या हमको पता है जिनका HCF केवल और केवल 1 आता है। अब चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? P की वैल्यू निकालेंगे। P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए √2 बराबर ये Q यहाँ पर गुणा हो जाएगा ना, तिर्यक गुणा करेंगे तो, और बराबर P। तो इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ। P बराबर क्या हो गया? √2 Q हो गया। क्या हो गया? √2 Q हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद में? देखिए इसके बाद में हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हमको उस प्रमेय में लाना है जो इससे पहले हम लोग जो प्रमेय पढ़े हैं, उस प्रमेय के जैसे हमको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बना सकते हैं? यहाँ तो वर्ग हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या कर देंगे? एक काम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको उस प्रमेय, अभी जो प्रमेय हम लोग पढ़ें उसी प्रमेय के जैसे इसको बनाना है, इसलिए। तो चलिए ये बन जाएगा P² बराबर, यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में वर्ग लग जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी वर्ग लग जाएगा तो P² बराबर हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर भी वर्ग आएगा तो ये जो वर्ग आएगा इसके ऊपर √2 के ऊपर, तो ये कट जाएगा √, तो यहाँ केवल और केवल क्या बचेगा? 2Q² बचेगा। क्या बचेगा? 2Q² बचेगा। ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पर Q² का मान निकाल लेते हैं। चलिए तो Q² का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P²/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P²/2। ये जो 2 है गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, और केवल केवल क्या बचेगा? यहाँ Q² बचेगा। क्या बचेगा? Q² बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 1। अब दिख रहा है आप लोगों को? देखिए प्रमेय टाइप दिख रहा है। अभी जो हम लोग प्रमेय पढ़े थे उसके जैसे दिख रहा है ना। देखिए P²/2, अगर P² 2 को विभाजित कर रहा है तो P 2 को भी विभाजित करेगा। यही तो पढ़े थे ना हम लोग प्रमेय में। क्या पढ़े थे? अगर P² को 2 विभाजित कर रहा है तो P 2 को भी विभाजित करेगा। यही हम लोग पढ़े थे ना। और क्या पढ़े थे? सहभाज्य संख्या के बारे में। तो सहभाज्य संख्या यहीं पर हमारा प्रमेय काम आ रहा है। देखिए P²/2 दिख रहा है ना प्रमेय के जैसे, तो यहीं पर हमारा प्रमेय काम आएगा। और जब आएगा तो, और जो सहभाज्य संख्या है वो क्या होता है? हमारा पूर्णांक होती है, दशमलव में कभी नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर हमको आगे लिखना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा P²/2, यहीं पर हमारा जो प्रमेय पढ़े थे ये काम आएगा। तो देखिए P²/2, P² 2 से भाज्य है तो P 2 से भाज्य होगा, ठीक है। यही हम लोग पढ़े थे। तो देखिए P²/2 क्या है? हमारा पूर्णांक है, यहाँ पर लिखेंगे। अतः P²/2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे? एक पूर्णांक है। अतः P² 2 से भाज्य है। अतः P² 2 से भाज्य है।
यहीं पर काम आ रहा है ना। देखिए मैंने बताया था पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः पी भी 2 से भाज्य होगा। यही पढ़े थे ना हम लोग प्रमेय में पी स्क्वायर 2 से भाज्य अतः पी भी 2 से भाज्य होगा। यही हम लोग क्या करे थे प्रमेय में पढ़े थे। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, तो माना p/2, यहाँ पर लिखे ना p भी 2 से भाज्य है, और जब भाज्य होगा तो कोई ना कोई हमको नया पूर्णांक मिलेगा। क्या होगा, नया पूर्णांक मिलेगा। तो चलिए कोई नया पूर्णांक मिलेगा तो हमको यहाँ पर उस पूर्णांक का नाम क्या दे दिए, k1 दे दिए। क्या दे दिए, k1 दे दिए। एक हमारे पास में नया पूर्णांक आएगा जब हम लोग भाग लगाएंगे, तो समझ गए। ये देखिए, तो p/2 को भाग देने पर हमको कोई नया पूर्णांक मिलेगा, इसलिए k1 के बराबर लिख दिए। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू निकाल लेते हैं। p का वैल्यू 2k1 आ जाएगा। ये 2 त्रियक गुणा होकर यहाँ आ जाएगा, 2 एकम 2, तो 2k1 बन जाएगा। इसको हम लोग क्या देंगे, समीकरण 2 दे देते हैं। क्या देंगे, समीकरण 2। तो समीकरण 2 देके हो गया हमारा। अब समीकरण 2 का मान हम इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है इसको। तो देखिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए आगे देखते जाइए हमको क्या मिलेगा। तो देखिए p का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू स्क्वायर बराबर p का मान, देखिए p का मान मिल गया हमको। क्या है p का मान, 2k1 और स्क्वायर है यहाँ और बटे में 2 है ये। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू स्क्वायर बटे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और k1 स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा ना, और बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो कितना बच रहा है, क्यू स्क्वायर बराबर बच रहा है 2, यहाँ 2 बचा, और k1 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला हमको, 2k1 स्क्वायर मिला। इसको हम लोग क्या देंगे, इसको दे देते हैं हम लोग 2k1 स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, k1 का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इससे हम लोग k1 का मान निकाल लेते हैं। तो k1 का हम लोग जब मान निकालेंगे तो देखिए ये हमारा समीकरण, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए दोस्तों यहाँ से देखिए k1 स्क्वायर का हम लोग मान निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसको दूसरी साइड रख देते हैं, क्यू स्क्वायर बटे ये बटे में आ जाएगा हमारा 2, तो ये हमारा समीकरण 3 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 3। अब देखिए ध्यान से जिस प्रकार हमको यहाँ प्रमेय के जैसे दिख रहा था उसी जैसे फिर से हमको प्रमेय मिल गया। तो हम p का मान समीकरण 1 में रखे तो हमको फिर से उस प्रमेय के जैसे हमको फिर से मिल रहा है। देखिए क्यू स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही वाला, अतः क्यू स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, अतः देखिए यहाँ पर, अतः क्यू स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है, अतः दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख रहा है। अतः क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। तो अतः इसके बाद में अतः क्यू भी 2 से भाज्य होगा, ठीक है। क्या होगा, क्यू भी 2 से भाज्य होगा, क्योंकि हम लोग मान रखे तो फिर हमको वही प्रमेय के जैसे हमको फिर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, माना यहाँ पर लिख रहा हूँ जगह कम होने के कारण, माना क्या मानेंगे, क्यू भी 2 से भाज्य है। तो क्यू भी 2 से भाज्य है करके मैंने लिखा, तो क्यू भी 2 से भाज्य है, और जब भाज्य है तो कोई हमको नया पूर्णांक मिलेगा कि नहीं, बताओ, नया पूर्णांक मिलेगा। उसको हम लोग पहले वाले k1 दिए थे, अब हमको कोई नया पूर्णांक मिलेगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग k2 दे दिए। अब यहाँ से देखिए q का मान निकाल लेते हैं, q का मान निकालें तो क्या निकला, 2k2, इसको हम लोग समीकरण 4 दे दिए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में ध्यान से देखिए क्या है, समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखिए, 2k1 और 2k2, यहाँ p और q। अब देखिए p और q को हम लोग क्या माने थे, p और q को माने थे, क्या माने थे, सहभाज्य संख्या, जिनका HCF केवल और केवल 2 होता है। क्या होता है,
यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिए समीकरण 2 है P बराबर है 2K1 और Q बराबर है 2K2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग माने थे P और Q दोनों सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब है कि जिनका केवल और केवल क्या होता है, HCF 1 आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने जब इसको सॉल्व किए तो हमारे पास में इधर लास्ट में क्या साबित हो रहा है, यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, हमारे पास में उभयनिष्ठ आ रहा है 2 आ रहा है। तो जो हम लोग माने थे कि कोई उभयनिष्ठ नहीं आएगा और हमारे पास में उभयनिष्ठ आ गया। तो इससे स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, देखिए 2 P एवं Q दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, हम लोग माने थे कि इनका कोई उभयनिष्ठ नहीं है एक के अलावा, लेकिन यहाँ पर तो देखिए 2 उभयनिष्ठ आ गया हमारे पास में P और Q का। जो माने थे वो हमारा पूरा गलत हो गया ना, जो माने थे। यहाँ तो हमको उभयनिष्ठ मिल गया 2, तो जो माने थे वो हमारा पूरा गलत हो गया। तो क्या माने थे परिमेय संख्या है करके, तो हम लोग लास्ट में जाके गलत साबित कर दिए। तो हम लोग अतः √2a क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा आप लोग लिख सकते हो, है ना, कि हम लोग समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि P एवं Q सहभाज्य संख्या है, ठीक है, जिनका HCF और केवल 1 आता है, और जो हम लोग माने थे वो गलत हो गया। ठीक है, और समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि इनका उभयनिष्ठ 2 है। तो अतः जो माने थे वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, और इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को और आगे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है ये हमारा जो 1.3 का जो उत्पत्ति का क्वेश्चन था ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आ गया होगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम लोग उदाहरण नंबर, कौन सा उदाहरण है, इसके नेक्स्ट वाले उदाहरण करते हैं हम लोग, उदाहरण नंबर 5। अब चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं उदाहरण नंबर 5। इसमें अब उदाहरण नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको जब सिद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिल्कुल हम लोग पहले माने थे कि ये परिमेय संख्या है। उसके बाद में लास्ट टाइम हम लोग कुछ ना कुछ गलत साबित कर दिए थे और गलत साबित हो गया था, तो हमारा कथन गलत हो गया था, और गलत होने के कारण हम लोग क्या लिखे फिर से इसको कि ये अपरिमेय संख्या। तो उसी प्रकार से चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। सबसे पहले हमको ऐसा लिख लेना है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको अतः माना √3 बराबर P/Q। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है ना, और P/Q जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P और Q क्या हो जाते हैं, दोनों सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम लोग समझ चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखिए सहभाज्य संख्या जिनका HCF केवल और केवल 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता। और यही हमारा जो एक माने, यही हमारा गलत हो जाएगा लास्ट में, और गलत होने के कारण हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर √3 इक्वल टू P/Q है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमको P स्क्वायर बटे लाना है। ठीक है, P स्क्वायर के बटे में। तो चलिए तो P को एक साइड रख देते हैं और Q को इधर ला देते हैं। तो √3 Q को इस साइड लाए तो √3Q बराबर P। ठीक है ये तो अब देखिए P स्क्वायर बनाना है हमको, याद रखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो P स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर हमको जो प्रमेय है उस प्रमेय के जैसे तो दिख नहीं रहा है तो उस प्रमेय के जैसे हमको बनाना पड़ेगा। तो प्रमेय के जैसे कैसे बनाएंगे, यहाँ वर्ग तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग तो √3 क्यू हो जाएगा और वर्ग हो जाएगा और बटे पी स्क्वायर हो जाएगा, बटे नहीं इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इससे और इससे तो कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना, तो यहाँ केवल और 3 बचेगा और क्यू के ऊपर में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर का वैल्यू बराबर लाना है हमको, क्यू स्क्वायर बराबर लाना है, तो देखिए पी स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बटे 3 आ जाएगा। हमको इसको जो इसको है उसको प्रमेय के जैसे बनाना है, इस वाले को पी स्क्वायर बटे 3 क्यू का मान निकालना है हमको। यहाँ जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, ये याद रखना। इसको दे देते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 दे दिए। तो देखिए चूँकि इसके बाद में क्या लिखें, चूँकि पी स्क्वायर बटे 3, अब इस प्रमेय के जैसे दिख रहा है, पी स्क्वायर 3 से भाज्य है तो पी 3 से भी भाज्य होगा, यही लिखेंगे ना। तो पी स्क्वायर बटे 3 एक क्या है हमारे पास में, एक पूर्णांक है, लिख देंगे यहाँ पूर्णांक है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, क्या लिखेंगे पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, यही काम आ रहा है हमारा प्रमेय, उसी प्रमेय के बेस में हम लोग लिख रहे हैं। अतः P भी 3 से भाज्य होगा ना, प्रमेय हमारा यही तो कह रहा है, अगर P स्क्वायर 3 से भाज्य है तो P भी 3 से भाज्य होगा, यही लिखे हैं हम लोग। और जब P भी 3 से भाज्य होगा, क्या, जब P भी 3 से भाज्य होगा तो हमको कोई नया पूर्णांक मिलेगा, ठीक है, कोई नया पूर्णांक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आगे माना हमारे कथन के अनुसार, देखिए P भी 3 से भाज्य है, तो P भी 3 से भाज्य है तो हमको नया पूर्णांक मिलेगा K1, तो उसको क्या लिख दिया हम लोग K1, जो नया पूर्णांक मिल रहा है हमको उसको क्या लिख दे K1। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू निकाल लेंगे, P का वैल्यू 3K1 निकल जाएगा, यही हमारा समीकरण हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ P का मान हम लोग निकाल लिए 3K1। अब P का वैल्यू को हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में, हमारा काम है अब समीकरण जो 2 आया, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 में रखते हैं, चलिए 2 का मान, तो समीकरण 2 ये है हमारा, P का वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर बराबर P का मान क्या है, देखिए 3K1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, और बटे में क्या हो जाएगा, देखिए बटे में हो जाएगा हमारा 3। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, और K1 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो दोनों के ऊपर लगेगा ना, और बटे हो जाएगा 3। अब ये कट सकता है 9 में 3, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो देखिए क्यू स्क्वायर बटे आ जाएगा हमारे पास में 3K1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3K1 स्क्वायर। तो अब देखिए क्यू स्क्वायर, यहाँ से अब हमको क्या का मान निकालना है, K1 स्क्वायर का मान निकालना है, फिर से हमको डबल से फिर प्रमेय के जैसे बनाना है। तो देखिए K1 स्क्वायर का मान निकाला मैंने, इसको इसी साइड रख दिया और 3 को एक गुणा में है तो उस साइड भिजा देते, इसके बटे में आ जाएगा ना, तो ये बटे में लिख दिया, देखिए बटे में लिखना पड़ेगा हमको, ये देखिए दिख रहा है, इसको हम लोग देंगे समीकरण 3, क्योंकि ये फिर से हमारे पास में देखिए प्रमेय के जैसा दिख रहा है ना, क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा, यही लिखना पड़ेगा हमको। तो चलिए जो लिखे हैं हम लोग फिर से लिखते हैं, चूँकि क्यू स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक है, ठीक है, इसीलिए क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, क्या लिखे, वही जो लिखना था हमको, इसीलिए क्यू भी 3 से भाज्य होगा। ये नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं, आप लोगों को दिख रहा है ना, इसीलिए क्यू भी 3 से भाज्य होगा, यही जो ये वाला पॉइंट लिखिए वही इसके जैसे दिख रहा है ना, फिर से प्रमेय के जैसे, इसलिए लिखे हैं। अब चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, जगह कम है थोड़ा देख लीजिए, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, अब इधर लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्यू भी 3 से भाज्य है, तो फिर से माना करके स्टार्ट करेंगे, माना क्यू भी 3 से भाज्य है, जब भाज्य है तो कोई हमको नया पूर्णांक मिलेगा, उसको क्या लिख दिया हम लोग, K2 लिख दिए।
अब K2 लिख दिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग Q का मान निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू 3K2, ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए समीकरण 2 और 4 को, समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से, ये प्रैक्टिस से ही बनेगा। आप लोग बार बार प्रैक्टिस करना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से, तो समीकरण 2 कहाँ है P, तो P इक्वल टू 3K1, ठीक है, और Q इक्वल टू समीकरण 4 क्या है 3K2। यहाँ तक हमको लाना है, इन दोनों का बराबर में निकालना है हमको। अब देखिए ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर क्या है P बराबर 3K1 और Q बराबर 3K2। P और Q का क्या है 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पर हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा है ना, जबकि हम लोग क्या माने थे P और Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब इनका कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा एक के अलावा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर P और Q का उभयनिष्ठ संख्या क्या है 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है, और P और Q क्या है सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं। अतः हमारा कथन क्या है, हमारा कथन गलत हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण क्या 2 व 4 में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः P व Q सहभाज्य संख्याएं नहीं है। जबकि हम लोग क्या माने थे, पहले हम लोग सहभाज्य संख्या माने थे। इसलिए क्या हो जाएंगे, देखिए हमारा कथन गलत है। क्या हो जाएगा, हमारा कथन गलत है। इसलिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सहभाज्य संख्या माने थे। सहभाज्य संख्या मतलब जिनका एचसीएफ केवल एक होता है, लेकिन हम लोग लास्ट में कुछ नहीं, इधर से हम लोग विरोधाभास माने, उल्टा मान लिए परिमेय संख्या, और कुछ ना कुछ यहाँ पर हम लोग गलत साबित कर दिए। इनका क्या निकाल लिए हम लोग, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लिए। इसलिए P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 6। तो अब देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्वेश्चन का वो बदल गया है। देखिए 5 माइनस √3, हम अभी केवल √3 वाले को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे थे। अब यहाँ पर संख्या के साथ में देखिए 5 माइनस √3, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने का तरीका वही है, पहले हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, उसके बाद में उसको लास्ट में जाके गलत सिद्ध करेंगे, ठीक है। उसके बाद में वो ऑटोमेटिक हमारा कथन गलत हो जाएगा, और फिर इसको क्या सिद्ध कर देंगे हम लोग, ये अपरिमेय संख्या करके। तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम लोग। माना 5 माइनस √3 एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, माना 5 माइनस √3 बराबर P/Q, क्या हो जाएगा, बराबर P/Q। तो चलिए P/Q इसको मतलब इसको अपरिमेय नहीं परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो P/Q के बराबर में लिख देंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे इसमें, जो कि P और Q क्या हो जाएंगे, P इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P और Q क्या है, दोनों क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या है।
हम लोग जानते हैं सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनका केवल और केवल एचसीएफ एक हो, एक के अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए इतना हम लोग हर क्वेश्चन में लिखते थे, स्टेप बाय स्टेप यही हमको लिखना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए ध्यान से, 5 माइनस √3 बराबर P/Q है। तो एक काम करते हैं हम लोग, √3 को उस तरफ ले जा देते हैं और P/Q को उठा के इस साइड ला देते हैं, क्योंकि √3 को हमको अलग लिखना है। तो 5 को इस साइड लिखते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, P/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। √3 को हमको क्या करना है, अलग अलग रख देंगे, ठीक है, और बाकी सबको इसको उठा करके इस साइड हमको लाना है। अब देखिए यहाँ पर P/Q है, माइनस है, तो इसको चलिए एलसीएम ले देते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम लेंगे 1 और Q का, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, Q आएगा। 1 में Q का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, और Q का गुणा ऊपर में करेंगे तो 5Q हो जाएगा। एलसीएम लेते आते हैं, माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह, Q में Q का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा P के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, P। इतना समझ में आ गया। समझाने के लिए यहाँ पर मैं 1 लिखा था, मिटा देता हूँ, इक्वल टू हो जाएगा √3। ये जो आया है इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 1। क्या मानेंगे दोस्तों, समीकरण 1। चूँकि हमको पता है सहभाज्य संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक, दशमलव में नहीं होते। तो चूँकि यहाँ पर P और Q क्या लिख सकते हैं हम लोग, P और Q को क्या लिख सकते हैं, चूँकि P एवं Q क्या है, P एवं Q सहभाज्य संख्या तो है, तो सहभाज्य संख्या क्या होते हैं, P एवं Q पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक, तो पूर्णांक है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, देखिए 5Q माइनस P, 5Q माइनस P भी क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। 5Q माइनस P भी पूर्णांक होगा। कैसे होगा, देखिए P और Q, हम ये सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या हमेशा पूर्णांक होते हैं, दशमलव में नहीं होते। तो देखिए इसका हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा ना। जैसे कि देखिए पूर्णांक हम लोग जोड़ेंगे, देखिए 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो 1 ही आएगा, 2 गुणा 1 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, पूर्णांक है कि नहीं है ना। और क्या कर सकते, जोड़ेंगे 2 1 तो पूर्णांक ही आ रहा है। बट हम लोग अगर भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर भाग है तो 5Q माइनस P/Q भाग के रूप में है, तो भाग के रूप में है, जब भाग लगाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, यहीं पर लिख देता हूँ, अतः 5Q माइनस P/Q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे होगा, देखिए जब हम लोग जोड़ते हैं घटाते हैं तो पूर्णांक ही आ रहा है, इसको गुणा कर रहे हैं तो पूर्णांक आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो पूर्णांक ही आ रहा है। लेकिन हम लोग भाग लगा रहे हैं, ठीक है, सहभाज्य संख्या को, जो P और Q पूर्णांक है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से हम लोग भाग लगा रहे हैं तो हमको परिमेय के रूप में मिल रहा है। देखिए P/Q के रूप में, Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसके रूप में हमको मिल रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये पूरा क्या हो जाएगा, हम लोग जब भाग लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 5Q माइनस P/Q। यहाँ हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे, नीचे में कुछ रहेगा तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक परिमेय संख्या है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा और है, यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए ध्यान से। परंतु हमको समीकरण 1 से, देखिए परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमको क्या दिख रहा है, देखिए समीकरण 1 से √3 क्या है, क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से 5Q माइनस P/Q बराबर ये अपरिमेय संख्या के रूप बराबर में है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, जो कि ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है कि नहीं समीकरण 1 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक
अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है? ये इस समीकरण 1 से, जो कि संभव नहीं है। क्या है? जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा कथन क्या हो गया? अतः हमारा कथन गलत है। और गलत है तो क्या हो गया? अतः हमारा कथन गलत है। तो ये जो हम लोग 5 - √3 है, क्या है? 5 - √3 एक क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा बनेगा। पहले परिमेय संख्या मान के चलना है। क्वेश्चन बनाने का तरीका वही है, q ≠ 0, जहाँ p और q क्या हो जाएंगे? सहभाज्य संख्या। इसको √3 को एक तरफ रख देना, बाकी सबको पक्षांतर करना है, एलसीएम लेना है। समीकरण एक इस प्रकार से बनेगा। और फिर हमारा लास्ट में जाके यहाँ पर हमको गलत साबित हो रहा है। ठीक है, और जो कि एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव है ही नहीं, ये परिमेय संख्या है। तो अतः हमारा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए 5 - √3 क्या हो जाएगा? हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग उदाहरण नंबर 6 को सिद्ध करेंगे। उदाहरण नंबर 7 भी इसी प्रकार से चलिए सिद्ध करते हैं उसको भी। अब देखिए इस उदाहरण का जो हम लोग वन शॉट कर रहे हैं, ये उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली का सवाल करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 7 कह रहा है, दर्शाइए कि 3 √2 अब इस प्रकार से एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो विरोधाभास मानते हैं। ठीक है, तो क्या माना? 3 √2 एक क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है। ये हर बार हम लोग मानते हैं और इसको हम लोग गलत साबित करेंगे। उसके बाद में ऑटोमेटिक हमारा 3 √2 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए माना 3 √2 अब परिमेय संख्या मान लिए, तो इसको p/q के बराबर लिखेंगे, जहाँ क्या हो जाएगा? q ≠ 0, जहाँ हो जाएगा हमारा q ≠ 0। और क्या हो जाएगा? और क्या लिखते हैं हम लोग? p एवं q दोनों, p एवं q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर √2 को इसी साइड रख देते हैं, बाकी सबको हम लोग उस साइड पक्षांतर करेंगे। तो √2 को इस साइड रख देते हैं, बराबर 3 अभी गुणा में है, इस साइड जाएगा तो क्या में आ जाएगा? भाग में आ जाता है। भाग में आ जाएगा ना, तो 3 को किसके साथ में लिखेंगे? q3 या 3q लिख दीजिए। 3q लिख दिए। q है हमारा ना, 9 नहीं है, देख लेना, q है। तो एक गुणा में था, इस साइड जब आएगा पक्षांतर के नियम से तो भाग में आ जाता है। इसको हम लोग समीकरण 1 दे देंगे। हमेशा याद रखना, रूट वाले को अलग साइड रखना है, बाकी सबको हमको क्या कर देना है? पक्षांतर कर देना है। तो हम लोग अभी सहभाज्य संख्या क्या होता है? चूँकि क्या हो जाएगा? p एवं q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है ना, सहभाज्य संख्या क्या होता है? पूर्णांक। तो ये क्या है? पूर्णांक है। इसलिए अतः p/3q ये बटे के रूप में है। इसको जब भी हम लोग बटे करेंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में आएगा, बटे वाले फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? p/3q एक क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? ये भाग के रूप में लिखेंगे तो परिमेय संख्या होगा। ये p और q क्या है? पूर्णांक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बटे के रूप में आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह दिए? इसको कह दिए हम लोग परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से देखिए, परंतु समीकरण 1 से क्या कह रहा है? देखिए समीकरण 1 से क्या है? √2 किसके बराबर है? p/3q। और हम लोग पहले सिद्ध कर लें कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या है ना? तो p/q भी क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं ना, p/3q क्या होना चाहिए? एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। अपरिमेय संख्या है, जो हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है? विरोधाभास कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है ना, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। क्या है? जो कि हमारे पूर्व कथन का
विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग p/3 को परिमेय संख्या के रूप में माने, लेकिन समीकरण 1 से ये साबित हो रहा है, इसको पहले से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ये अपरिमेय संख्या तो ये भी अपरिमेय संख्या, तो विरोधाभास है कि नहीं, विरोध कर रहा है ना, तो हमारा पूर्व कथन का विरोधाभास है, तो हमारा कथन क्या हो गया, हमारा कथन हो गया गलत। यहाँ पर हमारा कथन गलत है, गलत है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, 3√2 एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से जो प्रश्नावली 1.2 है उसका उदाहरण के सवाल इस प्रकार से बनेंगे, और प्रश्नावली में भी इसी प्रकार के सवाल हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको भी करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के वन शॉट वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद।